Good morning, students of class 12th. Today in economics, we are going to start our lesson number 1. It's Indian economy on the eve of independence. It means हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति किस वक्त इंडिपेंडेंस मिलने से, आज़ादी मिलने से थोड़े समय पहले. इट मीन्स जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर जब राज कर रहे थे उस वक्त हमारे देश की स्थिति कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी. इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. मीन्स आज़ादी मिलने से थोड़े समय पहले हमारे देश की ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या थी. अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हमारे देश की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो किस किस काम में एंगेज थी, क्या क्या कार्य वो करती थी अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए. ठीक है, मेनली 3 सेक्टर्स थे हमारे देश में. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर. 3 सेक्टर्स हैं ये. प्राइमरी सेक्टर ये कौन सा सेक्टर होता है? ये ज़्यादातर रिलेटेड टू फार्मिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, इनसे रिलेटेड होता है. ऑलराइट, प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर लोग हम मान के चलते हैं कि एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क करते हैं. मीन्स खेती बाड़ी, किसानी, ये सब काम प्राइमरी सेक्टर में किए जाते हैं. तो हमारे देश की आधी से ज़्यादा जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो किस में इन्वॉल्व थी, किस में एंगेज थी? प्राइमरी सेक्टर में. इट मीन्स ज़्यादातर जनसंख्या हमारी एग्रीकल्चर, फिशिंग और माइनिंग से रिलेटेड वर्क करती थी. ज़्यादातर मतलब कितनी? 72.7% जो हमारी जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क करती थी. नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर हमारा कौन सा सेक्टर होता है? इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड गुड्स की प्रोडक्शन से ये संबंधित होता है. जैसे हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो ज़्यादातर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है. इसमें एक एग्जाम्पल भी हमें गिवन है. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो हमारा है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंडर ही आता है. अब देखिए, जो सेकेंडरी सेक्टर में हमारे देश की जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो कितनी परसेंट एंगेज थी? सिर्फ 10.1%. अगर हम इसमें कंपैरिजन करें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी. सेकेंडरी सेक्टर में मतलब इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में सिर्फ 10.1% है जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है वो एंगेज थी. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं हम, आज की नहीं, उस वक्त की बात कर रहे हैं जब ब्रिटिशर्स का हमारे देश पर शासन चल रहा था. लास्ट वन इज टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द सर्विस प्रोवाइडिंग. सर्विसेज से रिलेटेड जो भी बिजनेस होते हैं, जो भी ऑक्यूपेशन होते हैं वो टर्शरी सेक्टर के अंडर आते हैं. इसमें कौन कौन से ऑक्यूपेशंस आएंगे? बैंकिंग, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, इस तरह के ऑक्यूपेशंस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. और टर्शरी सेक्टर के अंदर सिर्फ 17.2% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो काम कर रही थी, उसमें एंगेज थी. तो देखिए, अगर हम इन तीनों में कंपैरिजन करें तो हमें पता चलेगा कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है हमारे देश की एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क में एंगेज थी. उसके बाद टर्शरी सेक्टर, बैंकिंग, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, इन सब कामों में वो एंगेज थी. और सेकेंडरी सेक्टर में सबसे कम, मतलब फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन में सबसे कम वर्किंग पॉपुलेशन हमारे देश की लगी हुई थी. अब इसका हम एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखते हैं छोटे लेवल पे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल क्या क्या हमारे देश में चेंजेस थे और किस तरह से उन्होंने इफ़ेक्ट किया हमारी देश की अर्थव्यवस्था को. पहला पॉइंट है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर वॉज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन. जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, आधी से ज़्यादा जनसंख्या 72.7% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी. ये प्रिंसिपल सोर्स था ऑक्यूपेशन का. ज़्यादातर जो लोग थे किस में इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे. और जहाँ तक बात की जाए दूसरे देशों की तो वहाँ पर इतने ज़्यादा जो परसेंटेज है वर्किंग पॉपुलेशन की
एग्रीकल्चर में एंगेज नहीं थी। अगर हम बात करें इंग्लैंड की या अमेरिका की, तो उसमें सिर्फ 2% लोग ही हैं जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, बाकी दूसरे सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व है। जापान की बात करें तो उसमें सिर्फ 12%, और जर्मनी की बात करें तो सिर्फ 4% लोग ही एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने की वजह से लोग हमारे देश के ज़्यादातर गरीब थे और हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी। क्यों? एग्रीकल्चर में हमारा इतना ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन पाता, सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए ही बन पाता था। इस वजह से हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बैकवर्ड रही ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री। देखिए, इंडस्ट्री में हमारे देश की लगभग 9 से 10% जो लोग थे, वर्किंग पॉपुलेशन थी, वो एंगेज थी। बहुत ही कम परसेंटेज है अगर हम इसको दूसरे देशों के साथ कंपेयर करें। अगर हम अमेरिका के साथ इसको कंपेयर करें तो अमेरिका में इंडस्ट्रियल सेक्टर में 32% जो लोग हैं पॉपुलेशन के वो एंगेज हैं। इंग्लैंड में 42% और जापान में 39%। देखिए, लगभग 3 गुना ज़्यादा हमारे देश से जो दूसरे देशों में है उसकी वर्किंग पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंगेज है। इसी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ज़्यादातर जो फिनिश्ड गुड्स की प्रोडक्शन थी वो हमारे देश में होने की बजाय हमें ब्रिटेन से मंगवानी पड़ती थी, जो फिनिश्ड गुड्स हैं। ब्रिटेन, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने एक चाल चली थी कि हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा डेवलप हो ही ना पाए, और जो उनके देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो प्रोडक्शन आ रही है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि उनको प्रॉफिट हो, हमारे देश में ये प्रॉफिट इतना ना रहे। इस वजह से उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को कभी डेवलप होने ही नहीं दिया और ज़्यादातर लोगों को प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व रखा ताकि हमारे देश की इकोनॉमी हमेशा बैकवर्ड रहे। नेक्स्ट वन इज़ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। ग्रोथ हमारी अनबैलेंस्ड रही। क्यों? अगर जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों के अंदर जो वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज थी उसकी परसेंटेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे, बल्कि किसमें, इंडस्ट्रियल और टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व होने चाहिए थे। तो इस वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो अनबैलेंस रही। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। जो हमारे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है वो बिल्कुल अपनी स्टार्टिंग स्टेज पर थे, इनकी बिल्कुल अभी डेवलपमेंट स्टार्ट भी नहीं हुई थी, स्टार्ट धीरे धीरे हो रही थी। ठीक है, हम दूसरे देशों को देखकर थोड़ा थोड़ा अपने में इम्प्रूवमेंट कर रहे थे, लेकिन ब्रिटेन या फिर हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स की तरफ से हमारे देश को डेवलप करने के लिए सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो उन्होंने कोई भी ऐसी कोशिश या कदम नहीं उठाया जिससे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर डेवलप करें। क्लियर? सो अनबैलेंस ग्रोथ भी हमारी इकोनॉमी की बैकवर्डनेस का एक बहुत ज़्यादा बड़ा लूप होल है, एक ड्रॉबैक है। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी थी हमारे देश को आज़ादी मिलने से थोड़े समय पूर्व? देखिए, पहले हम समझेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे देश की जो बेसिक नीड्स है फॉर द डेवलपमेंट वो आती हैं, जैसे कि हमारे ट्रांसपोर्ट हो गए, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, पावर और यू कैन से एनर्जी, हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें, एजुकेशनल हमारी मतलब सेक्टर कैसा है, हेल्थ सेक्टर कैसा है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ कैसी हैं, ऑल दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ एक चेंजेस किए हैं हमारे देश के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। किस वजह से किए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पॉइंट है हमारा रेलवे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो ट्रेन है वो कौन लेकर आए थे? ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स किस वजह से लेकर आए थे हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं, ताकि उनका जो फिनिश गुड्स है, जो वहाँ से जो प्रोडक्शन आती थी, ब्रिटेन से जो प्रोडक्शन आती थी,
वो सब हमारे देश के अंदर जो मार्केट है वो वाइड एरिया में वो उसको कवर कर सकें, उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें। इस वजह से हमारे देश के अंदर वो रेलवे को लेकर आए। एक बार फिर से इसको ध्यान से समझ लीजिए, रेलवे को हमारे देश में ब्रिटिशर्स क्यों लेकर आए। ट्रेन्स का जो आप कह सकते हैं एक बड़ा वेब होता है, जो जाल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, और वो देश के उन कोनों तक भी पहुंच जाता है जहां पर नॉर्मली ट्रांसपोर्ट लेकर जाना मुश्किल होता है। तो रेलवे की वजह से ब्रिटिशर्स ने अपने फिनिश्ड गुड्स को हमारे देश के कोने कोने तक पहुंचाया। अपनी मार्केट को हमारे देश में वाइड करने के लिए उन्होंने रेलवेज़ की डेवलपमेंट की, ट्रेन को हमारे देश में लेकर आए। नेक्स्ट वन इज़ पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होते हैं, हम सब जानते हैं, बंदरगाह, हिंदी में से बंदरगाह कहते हैं, जहाँ पर समुद्री जहाज़ रुकते हैं और वहाँ से चलते हैं, जहाँ पर वहाँ पर सामान लादा जाता है, फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। तो समुद्र के पास के जो पोर्ट्स थे उनकी भी डेवलपमेंट की, किस वजह से, ताकि हमारे देश से जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो ब्रिटेन आसानी से पहुंचाया जा सके समुद्र के रास्ते, और ब्रिटेन से जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो हमारे देश के अंदर लेकर आया जा सके समुद्र के रास्ते, उनको ट्रांसपोर्ट का कम खर्चा पड़े। पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को इजीली और स्मूथली करने के लिए वो हमारे देश में पोस्ट और टेलीग्राफ लेकर आए, ताकि इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। रोड्स की उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की, इस वजह से ताकि जो रॉ मटेरियल है हमारे देश का, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में अलग अलग देश के हिस्सों में जो पोर्ट्स बने हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में अगर रोड्स सही होगी तो वो इजीली रॉ मटेरियल पहुंचा पाएंगे, ठीक है ना। सड़कों के सही होने के वजह से जो रॉ मटेरियल है ब्रिटिशर्स का, अगर जो वो अपने देश में लेकर जाना चाहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह सही आराम से पहुंच जाए हमारे देश में, उसके लिए उन्होंने रोड्स की डेवलपमेंट की, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ताकि रॉ मटेरियल का इजी हो सके टू द पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट वन इज, हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। अब आप कहेंगे कि ब्रिटिशर्स ने तो हमारे देश की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया है, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट कहाँ से आ गए। कुछ एक अगर हम देखें, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ एक इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। अगर उन्होंने कुछ बुरा किया है तो उसके कुछ हमें फ़ायदे भी हुए हैं। अब देखिए हमें फ़ायदे क्या रहे ब्रिटिश रूल के, हमारे देश पर आने के, शासन करने के। कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उन्होंने अपनी जो फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, उसको कमर्शियली देखना शुरू किया। देखिए स्टार्टिंग में जब फार्मर्स फार्मिंग करते थे, जो खेती बाड़ी करते थे, वो सिर्फ अपने गुजारे लायक ही करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनके काम को मार्केट तक पहुंचाया, ताकि उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा सके। अब फार्मर्स को ये पता चला, अगर हम यही अपना जो प्रोडक्शन है मार्केट में सेल करते हैं तो हमारा रोज़गार बढ़ेगा, हमें इनकम बढ़ेगी। तो अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए जो किसान है उन्होंने प्रोडक्शन को कमर्शियल वे में देखना शुरू कर दिया। इट मीन्स मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रोडक्शन करते थे। जिस भी प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में ज़्यादा अच्छी रहती थी, उसी का प्रोडक्शन वो अपने फार्म्स में करते थे, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार के नए नए साधन मिले। देखिए रेलवेज आई, पोर्ट्स आए, रोड्स बनी, इन सब को हैंडल करने के लिए ब्रिटिशर्स को कुछ नए लोगों की ज़रूरत थी। तो इस वजह से इनके बनने से हमारे देश में नए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए। हमारे देश से ही लिए उन्होंने लोग इनको हैंडल अप करने के लिए, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आई एम्प्लॉयमेंट की हमारे देश के अंदर। कंट्रोल ऑफ फैमिन्स, देखिए अब सड़कें बन गई हैं,
हमारे देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा आई तो वहाँ तक अनाज पहुँचाने के लिए या फिर कोई भी ज़रूरी सामान पहुँचाने के लिए सड़कों की मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह अफेक्टेड एरिया जहाँ पे आपदा आई है वहाँ पर हम आसानी से हम सामान भिजवा सकते थे, क्योंकि अब सड़कें बन चुकी हैं और वहाँ पर पहुँचना आसान हो गया है। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है? देखिए, स्टार्टिंग में हमारे देश में बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब चीज़ के बदले चीज़ दी जाती थी, जैसे दाल के बदले चावल दे दिए, ठीक है। इसी तरीके से चीज़ के बदले चीज़ देकर ही हम अपना काम चलाते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारे देश में मॉनेटरी सिस्टम लागू हो गया। इट मीन्स अगर हमें कोई सामान चाहिए तो हमें उसके लिए पैसे देने होते थे, ठीक है। हर चीज़ को हम पैसे के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज हमारे देश में कौन लेकर आए? ब्रिटिशर्स लेकर आए। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट मीन्स हमारे देश में जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासनिक कार्यों को करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो किसने हमें बताया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बताया, ठीक है। और आज भी वो काफ़ी ज़्यादा लागू होता है, काफ़ी ज़्यादा एरिया में उसको यूज़ किया जाता है। क्लियर? एफिशिएंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासनिक कार्यों को करने का हमारे देश में ब्रिटिशर्स ही लेकर आए हैं। सो दिस इज़ your chapter number 1 and today's your chapter number 1 is complete. So today's homework is do your MCQs and information and concept based questions in your fair notebook. Okay, so that's all for today. Thank you, students.